वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सेल का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या क्या होते हैं। हालांकि हल्का फुल्का आपको यहाँ से भी ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है, कि हम लोग मतलब कि क्या जानने वाले नहीं जानने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक देखिए स्टूडेंट दो वर्ड से बनता है, ठीक है, प्रो और कैरियोटिक, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंट पुराना, ठीक है, प्रो मतलब पुराना कह सकते हैं। एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें पुराने मॉडल के न्यूक्लिक मटेरियल होते थे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल्ड एंड लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स हैं जो कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, और ठीक है, और उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब कि जैसे देखिए कि जैसे सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन वो क्या है कि किसी मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसे बगल में यहाँ देखिए बैक्टीरिया का फोटो दिखाया गया, तो इसमें आप फोटो में देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि किसी न्यूक्लियस में बंद नहीं है, ये ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस रीजन में ये बिखरा पड़ा होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टूडेंट क्या होता है कि कोई एक न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना ही न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि ना ही न्यूक्लियस होते हैं और ना ही न्यूक्लियोलस होते हैं, ठीक है, कि केवल उनमें जेनेटिक मटेरियल ऐसा ही बिखरा पड़ा होता है, जैसा कि आपको बैक्टीरिया में दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या होते हैं स्टूडेंट कि यूकैरियोटिक सेल्स में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो वैसा कुछ ऑर्गेनेल्स जो होता है स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। These cells have an undefined nuclear region and called nucleoid due to absence of nuclear membrane। तो जैसे ये हम पहले ही बता चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, केवल एक न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उसी में हम इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रखा हुआ या पड़ा हुआ होता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब क्या है स्टूडेंट कि बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, और एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ई कोलाई का नाम सुना होगा, ई कोलाई भी एक बैक्टीरिया का ही पार्ट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक है। तो अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टूडेंट क्या होते हैं कि काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, यूकैरियोटिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटे। तो इनका साइज क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, दे आर स्मॉल इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोन। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होगा स्टूडेंट वो 1 से 10 माइक्रोन तक हो सकता है। अच्छा, 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है, तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए 1 मीटर को आप इससे डिवाइड कीजिए, 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का कोशिश कीजिए कि अगर आप 1 मीटर को 10 लाख से अगर डिवाइड कर दीजिए, 1 मीटर को 10 लाख पार्ट में इक्वल आप काट दीजिएगा, तो वो कितना छोटा हो जाएगा, तो वो हमारा होता है 1 माइक्रोन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कितने छोटे होंगे, वो हम लोग उनको देख ही नहीं सकते अपने नॉर्मल आँख से, ठीक है, जब तक कि वो बहुत सारे ग्रुप में न रहे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये एल्गी का फोटो दिखाया गया, ठीक है। तो एल्गी में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एल्गी एक साथ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्गी हमको दिख रहा है, लेकिन अगर कोई एक एल्गी रहेगा तो हमको देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दे हैव सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए, ठीक है, उनमें सिंगल डीएनए का जो होता है वो स्टूडेंट वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, तो जिसमें कि कोई इसके ऑर्गेनेल्स में कोई लेयर नहीं होता, बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत ही कम ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम राइबोसोम होते हैं,
प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म होते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक सेल वॉल हो सकता है, एक कैप्सूल हो सकता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये तो यूकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए बैक्टीरिया में देखिए कुछ ये जो आपको कांटा कांटा जैसा निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग पिलाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें फ्लैजिला हो सकता है। ये फ्लैजिला क्या करता है तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो देयर न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो ऑब्सेंट। तो इस यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियोइड नाम का एक न्यूक्लियर रीजन होता है, लेकिन ओरिजिनल न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल हो सकते हैं। ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, इनका साइज 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक हो सकता है। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10 लाख। और इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल से होता है, ठीक है। और फिर इनमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, न के बराबर, और ना ही इसमें न्यूक्लियोलस होता है। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन इसका एल्गी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। और बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये इस अर्थ पे सबसे पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको उसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो अभी तक का जो सबसे छोटा सेल अभी तक जो पता चला है इंसान को, वो माइकोप्लाज्मा का है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का साइज स्टूडेंट होता है 0.1 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन तक, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो 1 माइक्रोन को भी आप 10 पार्ट में काट दीजिएगा तब जो साइज आएगा वो उस साइज का हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है जो अब तक में पता चला है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया, यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया दिया गया, तो बैक्टीरिया का साइज क्या होता है स्टूडेंट, तो बैक्टीरिया के सेल का जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो होता है वो 7 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक हो सकता है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। लीवर और किडनी की जो हमारी सेल्स होती हैं तो उनका साइज होता है 20 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और नर्व सेल्स जो होता है हमारे वो 90 से 100 सेंटीमीटर तक के साइज में होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर तक के साइज में हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कर सकते हैं प्रिपेयर। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया का ही फोटो है। इसमें देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा ही एक रीजन में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। इसमें ये जो कांटेदार स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बता चुके हैं, इसको पिलाई बोलते हैं। इसका पूछ वाला स्ट्रक्चर को फ्लैजिला बोलते हैं। और कुछ राइबोसोम, प्लाज्मिड, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। यहाँ अब इस स्लाइड में स्टूडेंट आपको कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दिया गया, ठीक है। जैसे कि देखिए अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, ट्राइपैनोसोमा है। यहाँ पे देखिए उसमें यहाँ पे पैरामीशियम का मूवमेंट दिखाया गया, ठीक है। जैसे कि देखिए पैरामीशियम देखिए आपको यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि इसका जो है साइड से कुछ रेसा जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वही है, इसको फ्लैजिला हम लोग बोलते हैं, जो ये यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है। और ये पैरामीशियम का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो, ठीक है। तो ये सब आप एग्जांपल याद रखिएगा। अच्छा, अमीबा देखिए उसमें कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज फिक्स नहीं होता है, ये अपना साइज को चेंज करता रहता है, ठीक है। इसको जिधर भी फूड इसको मिल जाता है वो उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये बाहर से इसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं, या फिर इसको ज्यूडोपोडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। ये सब हालांकि आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब चलिए स्टूडेंट, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी 2 वर्ड है, यू और कैरियोटिक, ठीक है। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ऐसे सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि उसमें न्यूक्लियस क्लियर दिखते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि अब जितने भी एनिमल सेल हैं और जितने भी प्लांट सेल हैं वो सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो
आप इन दोनों फोटो में आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ये हमारा ये राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी जो होता है स्टूडेंट, ये येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का बड़ा वाला गोल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो येलो कलर का है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेल जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इसमें जैसा कि आपने देखा था पिछले वाले स्लाइड पे कि प्रोकैरियोटिक में बहुत ही कम सेल ऑर्गेनेल्स होता है, लेकिन इसमें देखिए काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसा कि देखिए आप सेल मेम्ब्रेन तो खैर उसमें भी था और इसमें भी है। इसमें देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस वैसे ही कुछ इसमें भी होते हैं। इसमें देखिए कुछ पेरोक्सिसम है, क्लोरोप्लास्ट है, तो और भी साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, बहुत सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं स्टूडेंट कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब यही सब स्टूडेंट, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, यही सब। ठीक है, हालांकि ये सब टर्म को हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे और भी अच्छे से। यहाँ पे केवल एक फोटो से आपको समझ लेना है कि क्या यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, वो एक मेम्ब्रेन, उसका एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दी सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज मेड ऑफ 2 और मोर डीएनए। इसमें जो डीएनए होता है हमारा वो 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, दी सेल्स आर लार्ज इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोन। ऐसे सेल जो होते हैं स्टूडेंट वो 5 से 100 माइक्रोन तक के साइज में हो सकते हैं। ठीक है, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ये तो मैं पहले ही बता चुका कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। तो अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि और भी कुछ मैं बताता हूँ कि जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, और एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल का डीएनए होता है। अब तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आपको डिफरेंस लिखना हुआ तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, तो आप उसको लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड में स्टूडेंट कुछ आपको बताया गया है कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या कॉमन होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम और भी आगे और भी अच्छा से डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये प्लांट सेल है ग्रीन वाला, और ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये हमारा एनिमल सेल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इंडेक्स दिया गया है कि एनिमल से जो रेड कलर से लिखा गया है वो मतलब कि वो ऑर्गेनेली जो होता है वो केवल एनिमल सेल में होता है, और जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो केवल प्लांट सेल में होता है। यानी कि इसमें देखिए आप क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है और सेल वॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो होता है हमारा ये केवल एनिमल सेल में होता है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ देख सकते हैं तो आप यहाँ पे कॉमन है, जैसे कि न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियर पोर दोनों में होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों में होता है, न्यूक्लियोलस दोनों में होता है, क्रोमैटिन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, वैक्यूल दोनों में, राइबोसोम दोनों में, लाइसोसोम देखिए लाइसोसोम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि इसमें भी लाइसोसोम होता है, लेकिन जो प्लांट सेल का लाइसोसोम होता है इसको हम लोग पेरोक्सिसम बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे और भी जानेंगे बाद में। इसमें देखिए गोल्जी अपैरेटस दोनों में होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों को शॉर्टकट में हम लोग SER RER बोलते हैं। ठीक है, ये भी दोनों में होता है। तो यहाँ से आप कुछ हल्का हल्का डिफरेंस समझ सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। और एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों के दोनों हमारे हो जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अब मैं आपको कुछ टर्म बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि आपको आगे के चैप्टर में आगे के टर्म समझने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हम लोग समझते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जब भी कोई सब्सटेंस का मॉलिक्यूल स्टूडेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसा कि आप इसे GIF में देख सकते हैं कि
यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये क्या है कि एक लिक्विड है, ठीक है, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो घोला गया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डाला गया तो ये अपने आप पूरे लिक्विड में फैलने लगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो होता है ये रेड कलर वाला जो सब्सटेंस है वो उसका डिफ्यूज़न हो रहा है पूरे लिक्विड में, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट, आपको ये जानना चाहिए कि डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। आपके रियल लाइफ में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मैं एक दो एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आपके घर में अगरबत्ती जलेगी तो जब अगरबत्ती जलती है तो कुछ देर बाद उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। तो वो क्या है स्टूडेंट, वो रियल में गैसियस डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से अगर घर में जब कपड़े धुलते हैं और वाइट कपड़े को में जब हम लोग को नील डालना होता है तो उसमें क्या होता है, हम जो उजाला डाला जाता है तो एक ही बूंद डालते हैं लेकिन फिर वो पूरे बाल्टी में फैल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं वो लिक्विड डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई अगर आपके दीवार पे अगर आप कुछ लिख देते हो और उसको बहुत दिन तक आप नहीं मिटाते हो तो और 1-2 साल के बाद आप उसको मिटाओगे तो अब वो जल्दी मिटता नहीं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चौक या जो भी चीज़ आप लिखते हो उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रियल में जिस पे आप लिखते हो दीवार पे या बोर्ड पे, वो उसके मॉलिक्यूल्स में जाकर सेट हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारा सॉलिड डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इसके लिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये ऐसा ही होती है, इसमें कोई लेयर पार्ट नहीं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है। केवल कोई सब्सटेंस जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हायर कंसंट्रेशन का मतलब कि कोई चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है और लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ कम है। यहाँ पे देखिए इधर रेड वाला मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, इधर कम थे, तो ज़्यादा से कम की तरफ ये सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है ज़्यादा इसको भी आपको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टर में हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ऑस्मोसिस का पहले देखिए स्टूडेंट डिफिनीशन देखिए, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम, इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट, वो वाटर का डिफ्यूज़न है, केवल और केवल वाटर का डिफ्यूज़न, ठीक है। और डिफ्यूज़न में क्या होता है आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर ये होके जाएगा तभी वो ऑस्मोसिस है, अगर वो मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो उसको फिर हम लोग डिफ्यूज़न बोल देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप ये एनिमेशन देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए जैसा कि ये ब्लू कलर जो होता है, ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, इधर कम थे। तो क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुआ कि इधर ये बीच में देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिखाया गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से होते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे साइड चले गए, फिर इक्वल हो गया दोनों साइड, ठीक है। तो यही होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ही जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर इसको केवल हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को दिखाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ आपको और भी जानना है। जैसे पहले आप कुछ टर्म समझिए कि आइसो मीन्स सेम। आइसो का मतलब होता है इक्वल, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। और टॉनिक का मतलब होता है टेंशन। ये वर्ड आप याद रखिएगा, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन विच हैज़ द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दैट इन द सेल। यानी कि जब कोई सॉल्यूशन में स्टूडेंट उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन हो जितना कि किसी सेल में होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन सच अ सॉल्यूशन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और इस तरह के सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्या होता है, वाटर का कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है, ठीक है। अब खुद समझिए कि जैसे कि सोच देखिए कि मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, और वो उसको हम लोग किसी लिक्विड पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो जितना पानी सेल में है उतना ही पानी उस सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो क्या होगा कि न वाटर सेल से बाहर
सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ना सॉल्यूशन से सेल की तरफ जाएगा। तो उसको वैसा सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जितना पानी का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर है, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस कंडीशन में वाटर का कोई मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता है, न सेल से बाहर की तरफ न बाहर से सेल के अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ दिखाया गया है कि एक साइड देखिए ये डार्क ब्लू है और यहाँ पे एक स्काई ब्लू है, ठीक है। तो स्काई ब्लू का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर डार्क ब्लू का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये डार्क ब्लू वाले से थोड़ा कुछ निकल के ये इधर जा रहे हैं और ये स्काई ब्लू वाला इधर से इधर जा रहा है। और ऐसा तब तक होगा स्टूडेंट जब तक दोनों साइड बराबर कंसंट्रेशन नहीं हो जाता, ठीक है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है रेड कलर का पतला लाइनिंग, ये हमारा शो कर रहा है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको आप समझिए कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी बिल्कुल वैसा ही होती है, सेमी परमिएबल, बिल्कुल पतली सी। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन आप समझ गए होंगे। अब हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा होता है इसमें द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द आउटसाइड मीडियम इज लोअर देन द इनसाइड द सेल, वाटर लीव्स द सेल एंड एज अ रिजल्ट द सेल श्रिंक्स, ठीक है। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन जो होता है स्टूडेंट वो कम होता है, सेल से कम, जितना पानी सेल के अंदर है उससे कम पानी उस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। और जिसके कारण ऐसा होता है स्टूडेंट कि पानी जो होता है वो सेल से निकल करके बाहर की तरफ जाने लगता है और सेल क्या होता है श्रिंक कर जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब कि कह सकते हैं वो सिकुड़ जाता है। जैसे कि आप ये वाला इमेज को देखिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि पानी बाहर कम था और सेल में ज़्यादा था, तो सेल के अंदर से पानी क्या हुआ बाहर जाने लगा, ठीक है। तो सेल क्या हुआ सिकुड़ गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल एज अ रिजल्ट सेल स्वेल अप, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सेल से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट कि पानी जो है बाहर से सेल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि ये तो नेचर है कि कोई भी लिक्विड जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो जब सेल के अंदर कम था तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है और जिसके कारण क्या होता है सेल स्वेल अप हो जाता है, सेल फूल जाता है। ये फोटो आप देखिए, ठीक है, ये पहला वाला। इसमें क्या है कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो बाहर तो और अंदर सेल में कम था, तो पानी क्या हुआ कि सेल के अंदर जाने लगा और जिसके कारण सेल क्या हुआ फूल गया और सेल का साइज बढ़ गया, ठीक है। और ये देखिए ये आइसोटोनिक, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें क्या है कि पानी का कंसंट्रेशन जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है, तो सेल जो है नॉर्मल है, कोई नॉर्मल है, मतलब कि इसमें न पानी बाहर की तरफ जाएगा ना अंदर की तरफ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। देखिए अब जैसे आपको पता है कि जब आप बहुत दिनों तक किसी आपके घर में मान लिया कि गमला है और गमला में कोई फूल का पत्ती या कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं कि जब आप गमला में पानी डालते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और जड़ में कम है, तो पानी क्या होता है कि प्लांट के रूट से वो प्लांट के अंदर चला जाता है और पूरे प्लांट में चला जाता है, तो प्लांट में पानी भर जाता है, प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत दिन तक पानी नहीं डालते हो तो मिट्टी में क्या होता है वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट में जो वाटर है वो वापस निकल करके मिट्टी में आने लगता है और प्लांट हमारा और जल्दी सूखने लगता है, ठीक है। तो ये रियल में होता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और आपको तो पता नहीं कि प्लांट के सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं और प्लांट के सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, तो वो हमारा ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो तीनों का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तीनों केस में क्या होता है, कब सेल फूल जाता है, कब सेल नॉर्मल रहता है, कब सेल सिकुड़ जाता है, और तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।